हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आईडी लर्निंग एकेडमी में। एनजीओ आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, डीएसएसबी प्रीवियस ईयर के हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें हम आज आपको प्रैक्टिस सेट 3 कराने वाले हैं। और आज हमने चुनिंदा क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। और क्लास के अंत में आपको ये भी बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपको आते थे और कितने आपको यहाँ पर नए सीखने को मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए सही संधि विच्छेद की संधि का सही विकल्प हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर सही संधि विच्छेद पहचानना है वीर धन अंगना का। अगर हम यहाँ पर बात करें वीर धन अंगना का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, आपको बताना है वीरंगना, वीरंगाना, वीरांगना या वीरंगना। आपको अपना सही संधि विच्छेद बताना है। बताइए कौन सा इसमें वीर धन अंगना का सही संधि विच्छेद होगा। अगर हम वीर धन अंगना का सही संधि विच्छेद की बात करें तो वीरंगना नहीं होगा, वीरंगाना भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा 3 यहाँ पर सही होने वाला है। वीर धन अंगना का सही संधि विच्छेद क्या होगा, वीरांगना। अगर हम वीरांगना के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है बहादुर महिला, बहादुर महिला। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बहादुर महिला, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आज की क्लास में जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलेगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि का सही विच्छेद हो। यहाँ पर भी आपको सही संधि विच्छेद पहचानना है महती इच्छा का। महती इच्छा आपको शब्द दिया गया है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, महती धन इच्छा, महती धन इच्छा, महती धन इच्छा, महती धन इच्छा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि महती धन इच्छा का, महती इच्छा का आपको यहाँ पर सही विच्छेद क्या। अगर हम महती इच्छा का सही संधि विच्छेद की बात करें तो ऑप्शन 2 भी हमारा गलत होगा, ये भी हमारा गलत हो, ये भी हमारा गलत होगा। महती धन इच्छा ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर प्रत्यय से बने सही शब्द आपको पहचानना है। सत्कार, विनय, किराएदार, संस्थान। आज हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कराने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पर बताना है प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प कौन सा होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें सत्कार, ये भी प्रत्यय से बना शब्द नहीं है, विनय भी नहीं है, संस्थान भी नहीं है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर प्रत्यय से बना सही शब्द कौन सा है, किराएदार। अगर हम प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर व्याकरणिक रूप से या अर्थ में परिवर्तन कर दे, यानी कि मूल शब्द के व्याकरणिक रूप से उसके अर्थ में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे। अगर हम प्रत्यय की बात करें, ये शब्द के क्या कहाँ जुड़ते हैं, ये पीछे जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं और उनमें क्या करते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अगर वही हम उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग कहाँ पर जुड़ते हैं, मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और उनके क्या अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे समाज में एक प्रत्यय लगा है, उसे क्या बन गया, सामाजिक। अगर नाटक में कार प्रत्यय लगा दे तो क्या बन जाएगा, नाटककार। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। तो इस तरह से प्रत्यय कहाँ जोड़ते हैं, मूल शब्द के पीछे, और उनके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। यहाँ पर आपसे देशज शब्द का सही विकल्प पूछा गया है, आदमी, किला, चषक या गमला। बताइए इनमें से देशज शब्द का सही विकल्प कौन सा है। अगर हम यहाँ पर बात करें, आदमी ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, किला ये भी हमारा ऑप्शन गलत है और गमला ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है, चषक हमारा क्या है, देशज शब्द का सही विकल्प है। देशज शब्द कैसे शब्द होते हैं, देश में जन्मे हुए शब्द, यानी कि जो बोलचाल की भाषा से ग्रहित शब्द हो उन्हें क्या कहा जाता है, देशज शब्द कहा जाता है। जैसे जूता, फावड़ा, कोड़ी, चालू, लुटिया, चेला, बाप, आई आदि, ये सभी कौन सी भाषा के शब्द हैं, ये सभी देशज शब्द हैं। यानी कि जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जो देश में जन्मे शब्द हो उन्हें क्या कहा जाता है, देशज शब्द कहा जाता है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर 3 यहाँ पर सही होने वाला है, चषक हमारा क्या है, देशज शब्द का सही विकल्प है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विदेशी शब्द का सही विकल्प है। यहाँ पर आपको विदेशी शब्द का सही विकल्प पहचानना है, यवनिका, एकल, काजू या अनसन। आपको यहाँ पर विदेशी शब्द का सही विकल्प पहचानना है। अगर हम यहाँ पर बात करें, यवनिका ये विदेशी शब्द नहीं है, एकल ये भी विदेशी शब्द नहीं है और अनसन भी यहाँ पर विदेशी शब्द नहीं है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर 3 सही होने वाला है। काजू क्या है, एक विदेशी शब्द है। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से क्या गए, हिंदी में आए शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। यानी कि दूसरी
विदेशों से ग्रहण किए गए शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द, तुर्की भाषा के शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द। अगर हम अंग्रेजी भाषा के शब्द की बात, जैसे रेलवे स्टेशन, अगर अन्य भाषाओं की बात करें जैसे लीची, काजू, ये सभी के, ये क्या है? विदेशी भाषाओं के शब्द है। ये भी आप नोट करते चलेगा। बंदूक, ये भी क्या है? विदेशी भाषाओं के शब्द है। ये भी आप नोट करते चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द युग्म के लिए सही अर्थ का विकल्प हो। यहाँ पर आपको शब्द युग्म दिया गया है, उसका सही अर्थ आपको यहाँ पर पहचाने। अध्य और अध्या, यहाँ पर आपको बताना है कि इनका शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है। आज, पूजा, आज, पहला, पहला, अभी, पहला, अभिप्राय। बताइए अध्य और अध्या का यहाँ पर शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है। अगर हम अध्याय की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? आज। और अध्याय की बात करें इसका अर्थ होता है पहला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही होने वाले, आज और पहला। इसका अर्थ क्या है? आज और पहला। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही विकल्प हो। यहाँ पर आपको वाक्यांश दिया गया है, उसके लिए आपको एक शब्द यहाँ पर सही पहचानना है। जो कार्य कष्ट उठाकर सध सकता हो उसे क्या कहा जाता है? उसके लिए एक शब्द पहचानिए। जो कार्य कष्ट उठाकर सध सकता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा सही होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो कार्य कष्ट उठाकर सध सकता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? कष्ट साध्य। कुलीन की बात करें, उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ। कुमार्गी की बात करें, कुमार्गी का अर्थ क्या है? कुमार्ग पर चलने वाला। कर्मठ की बात करें, काम में चतुर होना, ये क्या कहलाता है? कर्मठ कहलाता है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। तो ऑप्शन हमारा 2 यहाँ पर सही होने वाला है। जो कार्य कष्ट उठाकर सध सकता हो उसके लिए कष्ट साध्य। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर बताते हुए चलना है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। यहाँ पर आपको वाक्य भेद पहचानना है। तुमने कहा और सब मान गए, ये आपको वाक्य दिया गया है। आपको बताना है कि किस प्रकार का वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, विधानवाचक वाक्य। तुमने कहा और सब मान गए, ये किस प्रकार का वाक्य। अगर मैं यहाँ पर बात कर, तुमने कहा और सब मान गए, किस प्रकार का वाक्य, ये क्या है? एक संयुक्त वाक्य। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगर हम संयुक्त वाक्य की बात करें, 2 या अथवा 2 से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं? पर, किंतु और या आदि से जुड़ जाते हैं तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समुच्चय बोधक जो शब्द है यहाँ पर और लगा हुआ है। ये भी एक क्या है? पूर्ण वाक्य। तुमने कहा और सब मान गए, ये किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। यहाँ पर वाक्य दिया गया है, आपको यहाँ पर बताना है किस प्रकार का वाक्य है। वह आता तो उसे भी वरदान मिल जाता। निश्चयात्मक वाक्य, संकेतार्थ, संदेहार्थ, विध्यर्थ। आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताते हुए चलना है कि किस प्रकार का वाक्य। वह आता तो उसे भी वरदान मिल जाता है, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो इसमें क्या दिखाया गया है? ये क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है कि अगर वह आता तो उसे भी क्या मिल जाता? वरदान मिल जाता। ये क्या है? संकेतार्थ वाक्य। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो आप हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। इससे क्या है कि हमारा मनोबल भी घटता जा रहा है। तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तभी तो हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। पसंद आ रही है, नहीं तो अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हमारी वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो कंटेंट हम लेकर आए वो आपको पसंद भी आ रहा है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी लिखा करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो इससे क्या है कि हमें भी ये पता चल जाएगा और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प हो। यहाँ पर आपको सही विराम युक्त, जिसमें सही विराम चिन्ह लगे हो ऐसा वाक्य आपको यहाँ पर पहचानना है। बताइए कौन से इसमें वाक्य, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें आपको सही विराम चिन्ह आपको किस वाक्य में लगे हुए ये भी आपको यहाँ पर पहचानना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 3 यहाँ पर सही होने वाला है। इस वाक्य में रामचरितमानस मात्र आध्यात्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जन कल्याणकारी काव्य, ये इसमें क्या है? हमारे विराम चिन्ह सही लगे हुए। तो ऑप्शन हमारा 3 यहाँ पर सही होने वाला है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मुहावरा दिया गया है और उसमें सही अर्थ आपको पूछा है। नील का टीका लगाना, इसमें आपको यहाँ पर बताना है कि इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बुरी नज़र, जरा भी अच्छा ना लगना, जान छोड़ देना, कलंक लगाना या कलंकित करना। आपको बताना है कि नील का टीका लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अगर हम यहाँ पर बात करें नील का टीका लगाना, इसका सही अर्थ क्या है। कलंक लगाना या कलंकित करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ये नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उड़ती चिड़िया के पर गिनना, कितने एग्जाम में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा। आपको इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है कि उड़ती चिड़िया के पर गिनना, एकमात्र सहारा, स्वावलंबी होना, रहस्य की बात दूर से जान लेना, पूरी तरह से नष्ट करना। बताइए, उड़ती चिड़िया के पर गिनना, इसका सही अर्थ क्या होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, उड़ती चिड़िया के पर गिनना, रहस्य की बात दूर से जान लेना, इसका सही अर्थ क्या है। रहस्य की बात दूर से जान लेना। एकमात्र सहारा की बात करें, अंधे की लाठी होना। स्वावलंबी होना की बात करें तो किसी और पर आश्रित न होना। पूरी तरह से नष्ट करने की बात करें तो तहस नहस करना। इस अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हो। यहाँ पर आपको लोकोक्ति दी गई है, इसका आपको सही अर्थ बताना है। जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आपको सही अर्थ बताना है इस लोकोक्ति का। ओछा आदमी ज्यादा डींग हाँकता है, परिणाम कुछ नहीं, बात वहीं की वहीं। निर्लज को किसी की परवाह नहीं होती, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आपको इस लोकोक्ति का सही अर्थ पहचानना है कि जिसकी उतर गई लोई उसका क्या, बताइए, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। अगर हम यहाँ पर बात करें, ओछा आदमी ज्यादा डींग हाँकता है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। परिणाम कुछ नहीं, बात वहीं की वहीं, ये भी गलत है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को कुछ नहीं प्राप्त होता, ये भी गलत है। लेकिन निर्लज को किसी की परवाह नहीं होती, ये जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई का सही अर्थ है। तो ऑप्शन हमारा 3 यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर लगाते हुए चलना है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है। अगर हम गुलेरी जी की बात करें, इनके पूरे नाम की बात करें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है। कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाओ, अनुप्रास का अन्वेषण, पुरानी हिंदी। बताइए कौन सा निबंध इनमें से गुलेरी जी का नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें, कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाओ और पुरानी हिंदी, ये किसकी निबंध है, ये गुलेरी जी के निबंध है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा सही होने वाला है, अनुप्रास का अन्वेषण, ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया। ये किसके द्वारा लिखा गया है, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के। जगन्नाथ प्रसाद। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। लाला भगवान दीन, मिश्र बंधु, प्रेमचंद जी, अमृतलाल नागर। बताइए, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपको बताना है कि करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। अगर हम करबला की बात करें, ये नाटक लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। मुंशी प्रेमचंद जी को कथा सम्राट भी कहा जाता है। कथा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद जी को कथा सम्राट भी कहा जाता है। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, वरदान, गबन, करमभूमि, गोदान, सेवा सदन, ये सभी किसकी रचनाएं, मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं। लाला भगवान दीन की बात करें, अलंकार मंजूषा। मिश्र बंधुओं से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद, ये भी आप नोट करते चलेगा, कितने ही एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। अमृतलाल नागर की बात करें, सुहाग के नूपुर, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी रचना इनकी यहाँ से पूछी गई। सुहाग के नूपुर, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, प्रेमचंद जी के द्वारा करबला नाटक की लिखा गया है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी किसके बारे में है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कहानी पूछी गई, लेकिन उसके अंदर से पूछा गया है कि ये कहानी किसके बारे में पूछी गई है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी किसके बारे में है। अंधविश्वास की, शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में, अशिक्षित जन समुदाय की, रईसों द्वारा गरीबों के शोषण की। बताइए, जयशंकर प्रसाद की
मधुआ कहानी किसके बारे में है? अगर हम यहाँ पर बात करें, मधुआ कहानी जयशंकर प्रसाद की शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में लिखी गई है। अगर हम जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी के बारे में बात करें, इनकी पहली कहानी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चले गए। इनकी पहली कहानी से भी पूछा गया है। इनकी पहली कहानी है ग्राम, जिसकी रचना इन्होंने 1911 में की। अगर हम इसकी बात करें, जो इनकी पहली कहानी है ग्राम, वो 1911 में इसकी रचना की। लेकिन अगर हम इसकी प्रकाशित की बात करें तो इंदु पत्रिका में क्या हुई, प्रकाशित हुई। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगर हम जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की बात करें, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, ये सभी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। तो ऑप्शन हमारा 2 यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? यहाँ पर आपको एकांकी दी गई है, सबसे बड़ा आदमी। आपको यहाँ पर बताना है किसके द्वारा लिखी गई है। उपेंद्र नाथ अस्क, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास। बताइए, सबसे बड़ा आदमी एकांकी किसके द्वारा लिखी गई है? अगर हम सबसे बड़ा आदमी की बात करें, ये एकांकी लिखी गई है भगवती चरण वर्मा के। भगवती चरण वर्मा की रचना की बात करें, चित्रलेखा से भी इनका क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी आप अपने नोटबुक में नोट करते चलेगा। उपेंद्र नाथ अस्क की बात करें, गिरती दीवारें एग्जाम में पूछी गई है। राम कुमार वर्मा, दीपदान अभिशाप संकेत। सेठ गोविंद दास, कृष्ण कामिनी, इनके एग्जाम में पूछी गई। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्पना का आनंद, चिंतामणि, काव्य के रहस्यवाद, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें, कल्पना का आनंद, चिंतामणि, काव्य के रहस्यवाद, ये किसी की रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। लेकिन ऑप्शन हमारा 4 यहाँ पर सही होने वाला है, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा। ये इनके द्वारा लिखित रचना नहीं है। इनके द्वारा क्या लिखा गया है? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा, उसका नाम क्या है? आपको यहाँ पर बताना है कि इनके द्वारा लिखा गया उत्तम उपन्यास का नाम क्या है। परीक्षा गुरु, इंदुमती, कल्पना का आनंद, बाण भट्ट की आत्मकथा। आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा इस क्वेश्चन पर। यहाँ पर पूछा गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा, उसका नाम क्या था? अगर हम यहाँ बात करें, इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा है? बाण भट्ट की आत्मकथा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम इनके अन्य उपन्यास की बात करें, इनका एक क्वेश्चन यहाँ पर आप नोट करते हुए चलेगा, अनाम दास का पोथा भी इनका एग्जाम में पूछा गया है। ये भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेगा। चारू चंद्रलेख भी इनका एग्जाम में पूछा गया है। पुनर्नवा, ये भी किसके उपन्यास है? ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित उपन्यास है। परीक्षा गुरु की बात करें, लाला श्रीनिवास दास, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इंदुमती भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। किशोरी लाल गोस्वामी, कल्पना का आनंद, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखे रचना है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। तो ऑप्शन हमारा 4 यहाँ पर सही होने वाला, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा संस्मरण लेखक का जोड़ा गलत है? यहाँ पर आपको संस्मरण पूछा गया है और लेखक पूछा गया है। यहाँ पर आपको गलत जोड़ा बताना है कि कौन सा इनमें से गलत जोड़ा है। और इस प्रकार के क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर एक ही क्वेश्चन से यहाँ पर बन जाते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र, सभा की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्मृति की रेखाएं रामनरेश त्रिपाठी, सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा जोड़ा इनमें से गलत है। अगर हम यहाँ पर बात करें, भूले हुए चेहरे, ये कन्हैयालाल मिश्र का है। सभा की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सही है। स्मृति की रेखा, ये ऑप्शन हमारा गलत है। और सन 42 के संस्मरण, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 3 सही होने वाला है। स्मृति की रेखाएं रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है। अगर हम स्मृति की रेखाएं की बात करें, ये है महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगर महादेवी वर्मा की बात करें, इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। यहाँ पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निहार, नीरजा, गिल्लू, ये सभी किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होने वाला है 3, स्मृति की रेखा है रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? ऐसे क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर आपको नहीं पूछा गया है कि निम्न में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है। आंचलिक भाषा का प्रयोग, आंचलिक जनजीवन का चित्रण,
आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाज का चित्रण, स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। आपको यहाँ पर बताना है कि आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें आंचलिक भाषा का प्रयोग, ये भी इसकी विशेषता है। आंचलिक जनजीवन का चित्रण, ये भी इसकी विशेषता है। और आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाज का चित्रण, ये भी इसकी विशेषता है। लेकिन स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको ये नहीं पूछा है कि परीक्षा गुरु के लेखक का नाम क्या है, इसमें आपको नायक पूछा है कि परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है। सोहनलाल, सुंदरलाल, मदन मोहन, ब्रजकिशोर। बताइए परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है। अगर हम यहाँ पर परीक्षा गुरु के नायक की बात करें तो मदन मोहन क्या है, इसके नायक का नाम है। और परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखा गया है, लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम भी कुछ नहीं है। तो आप हमें ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, इसलिए हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए यहाँ पर लाते रहेंगे। तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। तो चलिए अब आते हैं अपने ऑप्शन पर। क्वेश्चन हमारा 23वां, सेवा सदन उपन्यास हिंदी में पहली बार कब प्रकाशित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि सेवा सदन उपन्यास हिंदी में पहली बार कब प्रकाशित किया गया। सन 1920, सन 1919, सन 1819, सन 1925। आपको यहाँ पर बताना है कि सेवा सदन उपन्यास हिंदी में पहली बार कब प्रकाशित किया गया। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन के हिसाब से तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर 2 सही होने वाला है, लेकिन ज़्यादातर आपको 1918 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन हमारा 1918 यहाँ पर होने वाला है। अगर ऑप्शन में 1918 ना हो, 1919 हो, तो आपका 1919 यहाँ पर सही होने वाला है। अगर हम सेवा सदन की बात करें, ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 24, सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है। पाजेब, जनता, पत्नी या मास्टर जी। बताइए सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है। अगर हम सुनंदा की बात करें, इस कहानी से इनके कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो ये पत्नी कहानी का पात्र है। और पाजेब, जनता और मास्टर जी, ये भी किसकी रचना है, जैनेन्द्र कुमार की रचना है। इनकी पहली रचना भी पूछी जाती है कि जैनेन्द्र कुमार की पहली कहानी कौन सी है। जैनेन्द्र कुमार की पहली कहानी, ये भी क्वेश्चन आप नोट करते ही चलेगा। तो इनकी पहली कहानी है परख, जो 1929 में इसकी रचना इनके द्वारा की गई। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है। यहाँ पर नहीं है लांछन, पुरस्कार, सत्याग्रह या आभूषण। अगर हम इनमें से प्रेमचंद जी की कहानी नहीं है, कौन सी कहानी इनकी नहीं है, तो इनकी कहानी पुरस्कार नहीं है। लांछन, सत्याग्रह, आभूषण, ये किसकी कहानी है, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। लेकिन अगर हम पुरस्कार कहानी की बात करें, ये किसके, जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, ये सभी किसकी रचनाएं, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगर मुंशी प्रेमचंद जी की बात करें तो इनकी बहुत सारी कहानियां हैं। गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, पूस की रात, कफन, ईदगाह, ये सभी किसकी रचनाएं हैं, ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं। तो ऑप्शन हमारा 2 यहाँ पर सही होने वाला है। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, मेला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है कि मेला आंचल कहानी कथा का क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। लखनऊ, बनारस, बिहार या दरभंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मेला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। अगर हम मेला आंचल कहानी की बात करें, इसका कथा क्षेत्र है बिहार। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। मेला आंचल कई बार एग्जाम में पूछी गई है, किसके द्वारा रचित है, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित क्या है, कहानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कितने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है। रामवृक्ष बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद, बाल मुकुंद गुप्त। आपको यहाँ पर बताना है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। अगर हम आवारा मसीहा की बात करें, इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी द्वारा आवारा मसीहा लिखा गया है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, अर्धनारीश्वर, ये भी इनके एग्जाम में पूछी गई है। अर्धनारीश्वर, क्षमादान, दो मित्र,
ये भी किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी की बात करें, माटी की मूर्ति एग्जाम में पूछी गई है। गेहूं बनाम गुलाब, ये भी एग्जाम में पूछी गई, ये भी आप अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलेगा। मुंशी प्रेमचंद की बात करें, गबन, गोदान, कफन, रंगभूमि, ये सभी रचनाएं इनके एग्जाम में पूछी गई है। बाल मुकुंद गुप्त की बात करें, शिव शंभू का चिट्ठा, आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। खिलौना, ये भी किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन हमारा 2 यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, इलाचंद्र जोशी, नंद दुलारे वाजपेयी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है कि प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है। अगर हम यहाँ पर बात करें, प्रसाद को छायावाद का जनक इलाचंद्र जोशी के द्वारा माना गया है। इनकी रचना की बात करें, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेम और छाया। सन्यासी, ये भी किसकी रचना है? ये भी इलाचंद्र जोशी की रचना है। रामचंद्र शुक्ल की बात करें, रश्मिमांसा, 11 वर्ष का समय, चिंतामणि, सूरदास, ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है। बालकृष्ण भट्ट की बात करें, रेल का विकट खेल, नूतन ब्रह्मचारी, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। नंद दुलारे वाजपेयी की बात करें, जयशंकर प्रसाद, महाकवि सूरदास, ये किसकी रचना है? नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। तो आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसे, यहाँ पर आपको निम्नलिखित में से किसे भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता? यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता। श्रीनिवास दास, श्याम सुंदर दास, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से किसे भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता। तो किसे नहीं कहा जा सकता? तो श्याम सुंदर दास जी को भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता। श्याम सुंदर दास की रचनाओं की बात करें, भाषा रहस्य, मेरी कहानी, भाषा विज्ञान, भाषा रहस्य, भाषा विज्ञान, मेरी कहानी, किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की रचना है। श्रीनिवास दास की बात करें, परीक्षा गुरु, एग्जाम में पूछा गया है। संयोगिता स्वयंवर, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अंबिका दत्त व्यास की बात करें, शिवराज विजयम, एग्जाम में पूछी गई। बालकृष्ण भट्ट, रेल का विकट खेल, ये किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अज्ञे की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? यहाँ पर आपको बताना है कि अज्ञे जी द्वारा शरणदाता कहानी किससे संबंधित है। मानव प्रेम, नारी उत्पीड़न, विभाजन की विभीषिका, प्राकृतिक सौंदर्य की कहानी। बताइए, अज्ञे द्वारा शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? अगर हम इनके द्वारा लिखी कहानी की बात करें तो ये कहानी किससे संबंधित है? विभाजन की विभीषिका से संबंधित है। अगर हम अज्ञे जी का पूरा नाम से भी क्वेश्चन पूछा गया है तो इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये क्या है? अज्ञे जी का पूरा नाम है। और यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है और हमारा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आज हमारा 31 क्वेश्चन तक ही हम करेंगे, नहीं तो वीडियो यहाँ पर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हमारा 31वां क्वेश्चन है, अधकिला फूल किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? आपको बताना है कि अधकिला फूल किसके द्वारा लिखित उपन्यास है। देवकीनंदन खत्री, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री। आपको यहाँ पर बताना है कि अधकिला फूल किसके द्वारा रचित उपन्यास है। अगर हम अधकिला फूल की बात करें, ये रचित उपन्यास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा रचित है। इनके द्वारा इनके अन्य रचनाओं की बात करें, प्रिय प्रवास, ये आप नोट करते चलेगा क्योंकि ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, ये भी एग्जाम में इनका पूछा गया है, ये भी आप नोट करते हुए चले। ये भी किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। देवकीनंदन खत्री, चंद्रकांता, इनका पूछा गया है, इनकी रचना है चंद्रकांता। जयशंकर प्रसाद, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, ये सभी इनके एग्जाम में पूछी गई रचनाएं। चतुरसेन शास्त्री की बात करें, वैशाली की नगरवधु, ये भी एग्जाम में पूछा गया, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये ही आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको कितने क्वेश्चन आते थे और कितने क्वेश्चन आपको नए सीखने को मिले, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं आई तो आप हमें बताएं ताकि हम और भी इसमें सुधार कर सकें और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ पर ला सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।